नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चुनावी खर्चे को लेकर पौड़ी भाजपा कार्यालय में संग्राम, कार्यकर्ताओं नेताओं में हाथापाई। एम्स ऋषिकेश में नियुक्त कर दिए राजस्थान के 600 लोग, सवालों में नर्सिंग संवर्ग भर्ती। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते कांग्रेस ने 10 पदाधिकारियों को किया पार्टी से निष्कासित। जसपुर में गैस सिलेंडर फटने से किशोरी की मौत, खाना बनाते समय हुआ हादसा। रुड़की में गुलदार ने बाइक सवार पर किया हमला, मौके पर ही मौत। चुनाव में खर्च हुई धनराशि को लेकर पौड़ी भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच विवाद और तीखी नोकझोंक हुई, जो देखते ही देखते हाथापाई और तोड़फोड़ में बदल गई। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने पार्टी प्रत्याशी के चुनाव प्रबंधन कर रहे नेताओं पर चुनाव में खर्च हुए धनराशि का भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया। पौड़ी भाजपा कार्यालय में गुरुवार को भाजपा कार्यकर्ता सुरेंद्र सिंह नेगी, विकास चौहान, विकास नेगी ने पार्टी प्रत्याशी का चुनाव प्रबंधन देख रहे नेताओं पर भुगतान नहीं किए जाने का आरोप लगाया। देखते ही देखते कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। नोकझोंक में कार्यालय में कुछ कुर्सियां भी टूट गई। हालांकि बाद में किसी तरह मामला शांत कराया गया। शहर में भाजपा कार्यालय में हुई नोकझोंक और विवाद चर्चा का विषय बना रहा। नाराज कार्यकर्ताओं ने कहा कि पार्टी ने 6 दिन के लिए वाहन बुक किए, जिसके लिए प्रतिदिन 1000 नकद और ईंधन का खर्च का भुगतान किया जाना था, लेकिन मतदान प्रक्रिया होने के 3 दिन बाद भी चुनाव प्रचार में हुए खर्च की धनराशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि कुछ कार्यकर्ता फर्जी बिल लेकर भुगतान के लिए आए, जिसका भुगतान नहीं हो सकता है। सरोवर नगरी नैनीताल उत्तराखंड हाई कोर्ट में 21 फरवरी यानी सोमवार से सामान्य ढंग से सुनवाई शुरू हो जाएगी। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का भी पालन अवश्य करना होगा। इसकी जानकारी हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने दी। उन्होंने कहा कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के आदेश पर सोमवार से हाई कोर्ट में सामान्य दिनों की भांति सभी मामलों की सुनवाई होगी, लेकिन कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी विकल्प रखा है। बताया गया है कि कोर्ट परिसर में न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों और वादकारियों को कोविड गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। 18 फरवरी 2019 को एक सैन्य अभियान में शहीद हुए मेजर विभूति डोंडियाल की कल तृतीय पुण्यतिथि थी। इस मौके पर गढ़वाल सभा में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों और उनके मित्रों और रिश्तेदारों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों से लोहा लेने के दौरान एनकाउंटर में शहीद हुए मेजर विभूति शंकर को भारत सरकार ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। शहीद मेजर ने पुलवामा आतंकी हमले के गुनहगार आतंकवादियों से लोहा लिया था और एक ऑपरेशन के दौरान 5 आतंकियों को मारने के बाद देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बयान पर भाजपा लगातार उनको घेरने का काम कर रही है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने भी हरीश रावत के उस बयान पर पलटवार किया है, जिसमें हरीश रावत ने या तो मुख्यमंत्री बनने की बात कही थी या फिर घर बैठने की बात कही थी। सुबोध उनियाल का कहना है कि वह 2-3 साल पहले ही हरीश रावत को घर बैठने की सलाह दे चुके हैं, लेकिन अब लगता है कि हरीश रावत को उनकी सलाह सही लग रही है, इसलिए वो इस तरह का बयान दे रहे हैं कि वो घर बैठने वाले हैं। जहां तक मुख्यमंत्री बनने की बात है तो हरीश रावत पहले लाल कुआं से विधानसभा चुनाव तो जीते। सुबोध उनियाल का कहना है कि उन्होंने 3 साल पहले ही हरीश रावत को घर बैठने की सलाह दे दी थी। लाल कुआं पार करना मुश्किल है और दूसरी बात जो उन्होंने घर बैठने की बात की, मैं तो उनको पिछले 3-4 साल से लगातार सलाह दे रहा हूँ कि आपको घर बैठ जाना चाहिए। अगर अब वो एक बार पहले उन्होंने कहा था मैं संन्यास लेने आ रहा हूँ, लेकिन रावत जी सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं। व्यक्ति झूठ का एक बहुत बड़ा भंडार रावत जी के चरित्र में है और उनका चरित्र बिल्ली वाला चरित्र है। दूसरे बिल्ली की सोच होती है कि घर में कोई रहे न रहे, सब भाग जाए पर इस घर में मैं रहूं। उस चरित्र की राजनीति रावत जी ने हमेशा की। निचले चलो का जो उनका एक सिद्धांत है, आज वही उनके आड़े आ रहा है। अगर वो अभी भी सोच रहे हैं कि घर बैठ जाना चाहिए, तो मैं सोचता हूँ ईश्वर ने कहीं ना कहीं लगता है उनको सद्बुद्धि दे दी है जो घर बैठने की बात सोचने लगे।
कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने प्रीतम सिंह के बयान पर कहा कि जैसे प्रीतम सिंह ने कहा है कि 500 रुपए का सिलेंडर सबको दिया जाएगा, ऐसे में मुझे नहीं लगता कि किसी में कोई संशय बरकरार होना चाहिए। हमारी पायलट प्रोजेक्ट योजना है 4 धाम 4 काम के अंतर्गत हमने इसे लॉन्च किया था। हमने ये बात साफ कर दी थी कि हम इसके लिए एक मंत्रालय बनाएंगे। साथ ही गरिमा ने कहा कि इस बार राज्य में 53 सीटों पर मातृशक्ति ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है। बीजेपी दावा कर रही है कि महिलाओं ने उनके पक्ष में वोट किया है, जबकि हकीकत ये है कि मातृशक्ति ने कांग्रेस को वोट दिया है। मैंने जो आज समाचार पत्रों के माध्यम से माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री प्रीतम सिंह जी के बयान देखे, उसमें उन्होंने कहा है कि 500 रुपये का सिलेंडर सभी को दिया जाएगा। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि अब किसी में कोई संशय बरकरार होना चाहिए। हमारी ये पायलट प्रोजेक्ट योजना है, 4 धाम 4 काम के अंतर्गत हमने इसे लॉन्च किया था। हमने ये बात साफ कर दी थी कि हम इसके लिए एक मंत्रालय बनाएंगे, एक पूर्णकालिक मंत्री देंगे, एक प्रमुख सचिव इसके लिए एलोकेट होगा, जो कि वार्षिक रिपोर्ट दिया करेगा इन 4 कामों के ऊपर, क्योंकि ये चारों काम बहुत चुनौतीपूर्ण हैं और पहली बार कोई सरकार इस तरह के काम करेगी। तो ऐसे में लोगों को पता होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए कि कितना हम इसमें आगे बढ़ पा रहे हैं। और हमने इसमें पूरा होमवर्क किया है। 24 से 25 लाख घरेलू परिवार हैं उत्तराखंड के अंदर और उस पर खर्चा आ रहा है कुल बजट का 1.1%, और 1.1% हम मातृशक्ति को राहत देने के लिए इतना अफोर्ड कर सकते हैं। ये अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं, अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। कांग्रेस पार्टी की प्रायोरिटी हमेशा गरीब तबकों के लोगों को या आम जनता को राहत देने की रहती है। इस बार राज्य में जो मतदान हुआ है उसमें 53 सीटों पर मातृशक्ति ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है और ऐसे में आकलन लगाया जा रहा है कि 4% के करीब मातृशक्ति का जो वोट प्रतिशत है वो ऊपर गया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि महिलाओं ने उनके पक्ष में वोट किया है, बल्कि हकीकत ये है कि मातृशक्ति महंगाई से और अपनी संतानों की बेरोजगारी से आजिज आकर सत्ता विरोधी लहर के चलते उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है। और तो और हमारा जो 500 रुपये का सिलेंडर की योजना थी वो महिलाओं ने हाथों हाथ ली है और आशीर्वाद स्वरूप हमें मताधिकार का प्रयोग करके कांग्रेस के पक्ष में वोट डाला है। ये 500 में सिलेंडर वाली योजना जो है वो सिर चढ़कर बोल रही थी और इसीलिए मतदान जो है मातृशक्ति का इतनी भारी संख्या में यहाँ प्रदेश के अंदर देखने को मिला, क्योंकि वो महंगाई से आजिज आ चुकी हैं और वही उन्हीं के ऊपर अपने परिवार का दारोमदार होता है, उसके बजट को चलाने का दारोमदार होता है और कहीं ना कहीं परिवार के खर्च को संयमित रखने का दारोमदार होता है। और ये पॉसिबल तभी है जब कांग्रेस की सरकार यहाँ प्रदेश में एम्स ऋषिकेश एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। नया मामला नर्सिंग संवर्ग भर्ती से जुड़ा है, जिसकी भर्ती प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया में नियमों को ताक पर रखकर 800 पदों में से राजस्थान के 600 अभ्यर्थियों को नौकरी दे दी गई है। यही नहीं, राजस्थान के एक ही परिवार के 6 सदस्यों को भी नौकरी देने का मामला एम्स में गर्मा गया है। एम्स ऋषिकेश की स्थापना के बाद से लगातार एम्स प्रशासन पर किसी न किसी मामले को लेकर लगातार गंभीर आरोप लगते रहे हैं। कभी भर्ती प्रक्रिया तो कभी उपकरण खरीद या कभी नौकरी से कर्मचारियों को बाहर निकालने का मामला। अब नया मामला नर्सिंग संवर्ग के पदों पर भर्ती को लेकर है। आपको बता दें कि वर्ष 2018 से लेकर वर्ष 2020 के बीच एम्स ऋषिकेश ने नर्सिंग संवर्ग के लिए 800 पदों की भर्तियां निकाली थी, जिसमें एम्स ऋषिकेश ने 600 अभ्यर्थी राजस्थान के भर्ती कर दिए, जबकि ये भर्तियां पूरे देश से होनी थी। यही नहीं, राजस्थान के एक ही परिवार के 6 सदस्यों को भी नौकरी दी गई है। मामला सामने आने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को शिकायत भेजकर कार्रवाई करने की मांग भी की गई है। जानकारी के अनुसार जिस राज्य के लिए अभ्यर्थी नौकरी करता है उस राज्य के नर्सिंग काउंसलिंग में पंजीकरण कराना भी अनिवार्य होता है, लेकिन राजस्थान से भर्ती किए गए 600 अभ्यर्थियों में से अधिकांश ने अभी तक उत्तराखंड नर्सिंग काउंसलिंग में पंजीकरण भी नहीं कराया है। मामला उजागर होने के बाद भी एम्स भर्तियों को वैध करार देने की कोशिश में लगा है। एम्स के पीआरओ हरीश थपलियाल ने बताया कि एक ही परिवार के 6 सदस्यों को नौकरी देने का मामला उनके संज्ञान में नहीं है। यदि किसी भी अभ्यर्थी ने उत्तराखंड नर्सिंग काउंसलिंग में पंजीकरण नहीं कराया है तो जाँच कर संबंधित को नोटिस जारी किया जाएगा। उन्होंने पदों पर नौकरियों को बिल्कुल नियमानुसार भर्ती होना बताया है। भारत में आईपीएल को क्रिकेट का त्योहार कहा जाता है। इस बार भी क्रिकेट के इस त्योहार के लिए तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। खिलाड़ियों की नीलामी की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। नैनीताल जनपद के लिए आईपीएल की नीलामी खासा अच्छी रही है।
इस बार नैनीताल जिले के 2 खिलाड़ी आर्यन जुयाल और अनुज रावत IPL टीमों में चुने गए हैं। आपको बता दें कि आर्यन और अनुज भारत के लिए एक साथ खेल चुके हैं। दोनों ने भारत की कप्तानी भी की। उत्तर प्रदेश टीम से खेलने वाले दाएं हाथ के बल्लेबाज हल्द्वानी निवासी आर्यन जुयाल को पहली बार किसी IPL टीम में चुना गया है। रुड़की के पिरान कलियर में 17 फरवरी की देर रात एक बाइक सवार व्यक्ति पर गुलदार ने हमला कर दिया। गुलदार के हमले में बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई। व्यक्ति के गले में दांतों के निशान हैं। हादसे के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। कालुंगी विधानसभा के चकलुवा सूरपुर गांव के ग्रामीणों ने बन रही एथेनॉल केमिकल फैक्ट्री के लिए विरोध प्रदर्शन जारी रखा। वहीं ग्रामीणों ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी गोवर्धन कापड़ी के माध्यम से उप जिलाधिकारी रेखा कोहली को ज्ञापन सौंपा। वहीं केमिकल फैक्ट्री निर्माण का विरोध कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि निर्माणाधीन केमिकल फैक्ट्री ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत द्वारा अधिकृत नहीं होने के कारण ग्रामीणों ने इसके विरोध में प्रदर्शन किया। केमिकल फैक्ट्री के मानक और NOC मानकों के अनुरूप नहीं है। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि फैक्ट्री निर्माण नहीं रोका गया तो ग्रामीण उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। ये हमारे ग्राम पंचायत रामपुर के सूरपुर गांव में एक केमिकल फैक्ट्री खुल रही है, जिसमें ना इसका कोई परमिशन है ना इसका कुछ था। इसने ये काम लगभग 1 दिसंबर से लगभग में शुरू किया है, जिसकी परमिशन इनको 18 जनवरी को मिली हुई है। ये एथेनॉल का प्लांट है और जिसमें कि इसने इसके मानकों के अनुसार ये खरा नहीं उतरा है, जिसमें कि इसने जंगल जितने दूर जंगल के वो है, जंगल हमारा इसका बहुत नज़दीक है। चारों ओर से बाग बगीचे हैं, चारों ओर से हमारी जनता घर हैं और ग्रामवासी हैं सारे उसमें, और हमारी फसलें हैं और मात्र इसकी 6 एकड़ ज़मीन कुल है उसमें, जबकि इसमें 6 एकड़ ज़मीन से ज़्यादा हो चाहिए। और ये रात को लगभग ADM महोदय का हमने 2-3 बार मुआयना कर दिया, विधायक महोदय का करा दिया, लेकिन ADM महोदय ने ये कहा था जब तक पूरे मानकों का वो नहीं मिलता है तब तक आप काम स्टार्ट नहीं करेंगे। ये कभी रात को, कभी सुबह, कभी शाम को ऐसे करके लाके वहाँ माल लाके काम स्टार्ट करने की सोच रहा है। आज सुबह भी इन्हें अपने ईंट और वो भेजे थे, जिसको हम ग्रामवासियों ने रोका, और आज हम इसी उसमें ADM साहब को ज्ञापन देने के लिए यहाँ आए हैं। ये है कि पिछले कई समय से क्षेत्र में एक केमिकल फैक्ट्री का विरोध हो रहा है पूरे क्षेत्र की जनता द्वारा। तो इसमें पहले भी ADM साहब ने मौका मुआयना करने के साथ ही उनमें निर्देश दिए थे कि भैया इसमें जब तक वो नहीं कहेंगे उसमें काम नहीं चालू होगा। वो बीच बीच में जब भी गांव वालों के वहाँ पर नहीं होते हैं रात में, उस समय पर वो काम स्टार्ट कर देता है। आज सुबह भी उसने वहाँ पर जब ADM साहब के कहने के बावजूद वो काम स्टार्ट कर रहा है, तो उसमें गाँव वालों ने काम रुकवाया है। आज फिर हमें ये पूरे गाँव वाले यहाँ पर आए हैं, 5 ग्राम सभा के वहाँ पर प्रधान, हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य, सब लोग वहाँ पर, और ग्रामीण लोग कोविड का नियमों का पालन करते हुए और आचार संहिता का नियम का पालन करते हुए वहाँ 5-5, 7-7 लोग हर दिन वहाँ पर बैठ रहे हैं हम लोग। तो जब तक ये फैक्ट्री बंद नहीं होगी, ग्रामवासियों का इसी प्रकार से धरना विरोध प्रदर्शन चालू रहेगा। ग्वालदम कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिमलसैंड के समीप बनाए जा रहे मोटर पुल के निर्माण कार्य में मलबा डंपिंग जोन की बजाय गधेरे में ही डालने पर स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई है। स्थानीय ग्रामीणों ने कहा कि इससे पहले भी BRO की लापरवाही के चलते गांव में लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। वहीं BRO अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहा है, जिससे गांव पर खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय लोगों ने गधेरे में ही मिट्टी भरने से गधेरे के प्रवाह को रोकने का आरोप लगाते हुए कहा कि बरसात के समय ये गधेरा उफान पर होता है, लेकिन BRO की देखरेख में बन रहे इस मोटर पुल के निर्माण के दौरान गधेरे के प्रवाह को रोका जा रहा है और NGT के नियमों को दरकिनार करते हुए इस मिट्टी को यहीं डंप किया जा रहा है, जिससे भविष्य में गाँव को भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग में सिमलसैंड के नज़दीक BRO द्वारा जो वहाँ पर पुल का काम चल रहा है, इसको नदी में ज़बरदस्ती इनको मलबा डाला जा रहा है गधेरे के समय। पूर्व में भी इनके अधिकारियों को इस संबंध में शिकायत भी की गई, पर इसमें BRO द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और सिमलसैंड गाँव को स्लाइड जोन का खतरा बना हुआ है। बुसड़ी पुल में जो निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन निर्माण कार्य में जो मलबा आ रहा है वह गधेरे में भर दिया जा रहा है और गधेरे में वो मलबा डालने के कारण जो गधेरा आता है वो बरसात में नदी से भी बड़ा गधेरा आता है और अगर मलबा नहीं हटा तो पूरा सिमलसैंड गांव इससे प्रभावित होगा और खतरे में आ जाएगा। BRO के द्वारा बुसड़ी पुल में पुल का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन मलबा डंपिंग जोन में न डालकर गधेरे में भर दिया जा रहा है। आज से पहले भी बरसात के टाइम पर
सिमलसैंड गांव बहुत ज़्यादा खतरे की जद में है और कई लोगों की मकान इस आपदा में भी टूटी है। इसलिए हम सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि और बीआरओ के जो अधिकारी हैं उनसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि आप मलबा डंपिंग जोन में डालें, ना कि गदेरे में भरें। हिमालय क्षेत्रों के दुर्लभ वन संपदा काजल की लकड़ी को फिल्म पुष्पा के अंदाज में पुष्पा बनकर अवैध रूप से तस्करी करते हुए 2 व्यक्तियों को कल उत्तरकाशी पुलिस द्वारा पकड़ा गया। पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी पी.के. राय द्वारा जनपद में नशे पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के साथ साथ अन्य अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए सभी क्षेत्र अधिकारी, थाना प्रभारी, चौकी प्रभारियों को सतर्क रहकर रूटीन चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं, जिसके क्रम में कल एक सटीक सूचना पर डुंडा पुलिस द्वारा वन विभाग बैरियर देवीधार से एक वाहन से 2 तस्करों को प्रतिबंधित काजल कांट की लकड़ी की तस्करी करते हुए पकड़ा गया। वाहन उपरोक्त से 318 नग लकड़ी बरामद किए गए। ये लोग भटवाड़ी के सिल्ला क्षेत्र से इस प्रतिबंधित लकड़ी को उत्तर प्रदेश सहारनपुर ले जा रहे थे, लेकिन पुलिस की सतर्कता ने इनको नाकाम कर दिया। उत्तराखंड वन विभाग के हेड ऑफ फॉरेस्ट विनोद कुमार सिंघल निरीक्षण के लिए रामनगर पहुंचे। उन्होंने वन विभाग, वन निगम और कॉर्बेट के वन अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने रेस्क्यू सेंटर के उद्घाटन, रामनगर में एसटीएफ के गठन और कॉर्बेट में गेंडों को लाने के विषय में भी चर्चा की। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कॉर्बेट में बाघों की संख्या को देखते हुए खुशी जताई। साथ ही रेस्क्यू सेंटर के उद्घाटन को लेकर उन्होंने कहा कि नई सरकार के गठन होने के बाद इसका शुभारंभ शुरू कर दिया जाएगा। खौफ के रूप में पहली बार आया हूँ, अदरवाइज रामनगर से मेरा पुराना नाता है। मैंने अपनी सर्विस यहीं से शुरू की एज ए प्रोफेशनल। डिप्टी डायरेक्टर भी रहा कॉर्बेट में। आज जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि जो हमारे विभिन्न कार्यक्रम है वन विभाग के, चाहे वो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे हमारे कैंपर के कार्यों से रिलेटेड हो, हमारा प्रोटेक्शन के जो कार्य हैं, उन सब का एक अपने अधिकारियों के साथ रिव्यू करके और आगे हमें जो दिशा तय करनी है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वो दिशा हम तय कर पाए। तो हमारे जितने भी स्थानीय अधिकारी हैं उनका फीडबैक लेके आगे बढ़े। और इस संबंध में आज वन निगम के अधिकारी भी यहाँ पे उपस्थित हैं। तो जो वन निगम को जितना भी लोड दी जाती है, जो भी फॉरेस्ट से एक्सट्रैक्शन करते हैं, उनको क्या इश्यूज आ रहे हैं, या वन विभाग का उनका जो आपस में जो कार्य के संबंध में जो एक ये कहिए कि सामंजस्य है, अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो उन चीज़ों की भी वार्ता की जाएगी। रेस्क्यू सेंटर का लगभग 90% काम पूरा हो चुका है। वो बहुत थोड़ा सा काम बचा है, चूँकि अभी आचार संहिता लगी हुई है, कुछ उसमें काम और होने हैं। तो 10 मार्च के बाद जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हट जाएगा तो मैं सोचता हूँ 2 महीने के अंदर हम उस कार्य को पूरा कर दें। देखिए, गैंडे का स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने ये प्रस्ताव पहले पास किया था। जहाँ तक कॉर्बेट में गेंडों के इंट्रोडक्शन की बात है, ये एक बहुत ही लॉन्ग रन एक प्रोजेक्ट है। क्योंकि अगर हम दुधवा का एक्सपीरियंस शेयर करें तो दुधवा का आज से लगभग 30 साल पहले गेंडर इंट्रोडक्शन का प्रोग्राम शुरू हुआ था और आज तक भी उतना सक्सेसफुली हम ब्रीड वहाँ पे नहीं कर पाए। तो इसके लिए एक रसिया बर्ड भी, क्योंकि उनको मार्शी लैंड चाहिए उनके रीइंट्रोडक्शन के लिए, तो उस स्तर पे अभी टेक्निकल इवेल्युएशन भी हो रहा है कि किस क्षेत्र में हम कर पाएंगे, कितना सक्सेसफुल होंगे, क्या थ्रेट्स और चैलेंजेस हैं, क्या रिस्क हो सकती है। तो रिस्क एनालिसिस भी ज़रूरी है कि इंटरल स्पीसीज का उनका क्या सामंजस्य बैठेगा, जो दूसरी वन्य जीव जितने भी यहाँ पे वन्य प्राणी हैं उनके साथ उनका तारतम्य कैसे बैठेगा। तो ये सारी चीज़ें भी WII की मदद से हम लोग एनालाइज कर रहे हैं और उसके बाद फिर जो नतीजा निकलेगा उसके अग्रिम कार्रवाई। उसकी नियमावली शायद बनी थी, बट STF का गठन एक रेगुलर रिक्रूटमेंट नहीं हो पाया है, क्योंकि उसमें पदों का सर्जन भी चाहिए और गवर्नमेंट पे एक फाइनेंशियल लायबिलिटी भी आती है। हालांकि हम
उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के अपर सचिव बृजमोहन सिंह रावत ने कुमाऊं मंडल के सभी विकासखंड के उप शिक्षा अधिकारी और नोडल अधिकारियों के साथ 27 फरवरी को होने वाली राजीव गांधी नवोदय प्रवेश परीक्षा को लेकर अहम बैठक की। अपर सचिव ने बताया कि 27 फरवरी को सभी कुमाऊं मंडल के विकास खंडों में ये परीक्षाएं होनी है। उन्होंने कहा कि 105 प्रत्येक विकास खंड में न्यूनतम एक परीक्षा केंद्र है जिसमें ये परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा का समय 11 से 1 बजे तक रहेगा। अपर सचिव ने जानकारी दी कि इस परीक्षा में कुल 13,943 बच्चे परीक्षा देंगे। आपको बता दें कि 5वीं में पढ़ रहे बच्चे इस परीक्षा को दे सकते हैं। इस परीक्षा में निकलने के बाद बच्चों का नवोदय में 6ठी में प्रवेश होता है, जिसको लेकर सभी बच्चों के साथ ही उनके अभिभावक भी नवोदय में बच्चों के सिलेक्शन के लिए बच्चों की तैयारियों में जुटे हैं। आपको बता दें कि इस परीक्षा में 13,943 बच्चे परीक्षा में शामिल होंगे, जिसमें 630 बच्चों का चयन किया जाएगा। ये 27 फरवरी को राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित होनी है। तो इस संदर्भ में आज कुमाऊं मंडल के समस्त विकास खंडों से उप शिक्षा अधिकारी गण यहाँ पर बुलाए गए हैं, जो इसके लिए नोडल अधिकारी भी हैं। और 27 फरवरी को जो ये परीक्षा होने वाली है, इस परीक्षा में 105 केंद्र हमारे हैं। हर ब्लॉक में न्यूनतम एक केंद्र है। जहाँ पर छात्र संख्या अधिक है वहाँ पर 2 केंद्र बनाए गए हैं। तो 105 कुल केंद्र हैं और 13,943 बच्चे हमारे इसके लिए इसमें प्रतिभाग करने वाले हैं, जिसके जरिए जो है राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में आगामी सत्र के लिए प्रवेश के लिए बच्चों का चयन किया जाएगा। सरोवर नगरी नैनीताल के समस्त सफाई कर्मचारियों ने अपने कार्यों का बहिष्कार कर नगर पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी और अधिशासी अधिकारी अशोक कुमार वर्मा का घेराव कर डाला। यहाँ बता दें कि नगर पालिका प्रशासन द्वारा सफाई कर्मचारियों को वेतन, पेंशन, एरियर का भुगतान न होने पर कल सफाई मजदूर संघ के अध्यक्ष धर्मेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में दर्जनों पर्यावरण मित्रों ने नगर पालिका अध्यक्ष का घेराव कर जमकर हंगामा किया। इस दौरान सफाई मजदूर संघ के अध्यक्ष धर्मेंद्र प्रसाद ने कहा, जब तक भुगतान नहीं होता तब तक सफाई अभियान पर विराम लगा रहेगा। विधानसभा चुनाव 2022 में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ कार्य न करने और पार्टी के साथ भीतरघात करने वाले 10 पदाधिकारियों को रुद्रप्रयाग जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष ने पद मुक्त करते हुए कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता समाप्त कर 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। रुद्रप्रयाग कांग्रेस जिला अध्यक्ष ईश्वर सिंह बिष्ट ने शुक्रवार को प्रेस को जारी विज्ञापित में कहा कि जिला कांग्रेस के इन 10 पदाधिकारियों के विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ कार्य करने के साथ ही भीतरघात करने के कारण तत्काल प्रभाव में उन्हें पद मुक्त करते हुए 6 साल के लिए कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ईश्वर सिंह बिष्ट ने कहा कि पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर इन कांग्रेस पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि अभी और सदस्य हैं जिन्होंने पार्टी प्रत्याशियों के खिलाफ भीतरघात किया है। जांच के आधार पर तत्काल उन्हें भी पार्टी से निलंबित कर दिया जाएगा। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग, है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।